नमस्कार। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के लिए कल मतदान हुआ। कल मतदान के बाद से सब कोई इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, इसी हिसाब किताब में लगे हुए हैं कि जीतेगा कौन। जबकि जो वोटिंग प्रतिशत है वो बहुत बेहतर है। 97.84% वोटिंग हुई। 3 विधायकों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, FIR दर्ज हुआ आचार संहिता को लेकर। लेकिन जहां आज के दिन में जहां भी जाएं, चौक चौराहे गांव चौपाल हर जगह एक ही चर्चा है कि आखिर जीतेगा कौन। पूर्वी चंपारण में भी यही चर्चा चल रही है। यहाँ 3 थे कैंडिडेट, जिसमें महत्वपूर्ण कैंडिडेट, जिसमें NDA से थे जो निवर्तमान रहे हैं विधान पार्षद बबलू गुप्ता उर्फ राजेश कुमार, वहीं राजद से बबलू देव उर्फ राजेश रोशन और निर्दलीय महेश्वर सिंह थे जो पूर्व में हरसिद्धि के विधायक रह चुके हैं। जब हम लोगों ने इन लोग तीनों कैंडिडेट से बात की थी तो उस समय तीनों ने दावा किया था कि हम जीतेंगे और लगभग तीनों ने 4700-4800 यही एक आंकड़ा रखा था कि इन लोगों से हमारी व्यक्तिगत भेंट है और ये सारे लोग हमें समर्थन कर रहे हैं। तो आखिर ये एक आंकड़ा भी आश्चर्यजनक था कि सब कोई का आंकड़ा एक ही साथ मिल रहा था। खैर, इस पे हम आएंगे बाद में। लेकिन जीतेगा कौन, चूँकि पूरे क्षेत्र पर नज़र रखे हुए थे हमारे संपादक शशि शेखर जी, तो हम बुलाते हैं शशि शेखर जी को और शशि शेखर जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो जो उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और जो सर्वे किया उसके आधार पर वो क्या मानते हैं कि किसकी जीत होगी। माला कौन पहनेगा, जो निवर्तमान में रहे हैं वही आएंगे या कोई दूसरे आएंगे। निर्दलीय ने क्या समीकरण में उतार चढ़ाव किया है, मतलब महेश्वर सिंह ने, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और इस बार ये दलीय स्तर पर ये चुनाव होता है, लेकिन बावजूद दलों का टूटना बिखरना भी इसमें अचंभित करने वाला था। खैर, हम बुलाते हैं शशि शेखर जी को और उनसे बात करते हैं। आइए शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चुनाव विधान परिषद का हुआ है और इसको लेकर आप तो बड़ी पैनी नज़र रखे हुए थे इस पे। हर जगह चौक चौराहे पर चर्चा यही हो रही है कि जीतेगा कौन। और चंपारण की बात कर रहे हैं, मैं पूर्वी चंपारण की बात करूं तो पूरे बिहार के संदर्भ में भी बात होगी, लेकिन पहले चंपारण की बात करते हैं। चूँकि यहाँ कुछ अजीब तरह का समीकरण बन गया था और स्थितियाँ भी अजीब थी, तो क्या आप इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान हम लोगों ने कई सारे इंटरव्यू किए। लगभग सभी दलों के जो मुख्य लोग यहाँ आए थे उन सबसे हमने बात की। मदन मोहन झा थे, उनसे बातचीत हुई। राजद के सैयद फैसल अली हैं जो काफ़ी लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, उनसे बड़ी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। जिलाध्यक्ष थे राजद के, उनसे बात हुई। महेश्वर सिंह जी से बात हुई जो आप निर्दलीय कह रहे हैं, जिनको बाद में पप्पू यादव, मुकेश सहनी और कांग्रेस का एक बड़ा सपोर्ट मिला। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि कुछ महीने पहले, दो महीने पहले लगभग, यहाँ भाजपा के एक विधायक से मेरी बातचीत हुई थी। एक इंटरव्यू हुआ था पवन जायसवाल जी से, ये जिला परिषद चुनाव के ठीक थोड़े ही दिन बाद। तो उसमें उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, अजूबा गठबंधन। उस वक्त मुझे वो समझ में नहीं आया कि अजूबा गठबंधन क्या है। मैंने उसको डिकोड करना शुरू किया, लेकिन विधान परिषद चुनाव आते आते वो अजूबा गठबंधन क्या है सामने आ गया। कैसे सामने आ गया कि जब हम लोग जाते थे अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बातचीत करने, आप भी गए, बबलू देव जी से आपने बात की, एक राम बाबू यादव है उनसे आपने बात की, तो कभी कभी ये लगता था कि कांग्रेस का जो बड़ा नेता है वो किधर है, वो राजद में है, कांग्रेस में है, या वो कहीं भाजपा की तरफ से तो बैटिंग नहीं कर, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल। जो राजद में थे कल तक वो आज कहीं और थे। लेकिन इस सब के बीच जो इस पूरे बातचीत का जो मुझे लगता है कि जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो एक बार फिर अजूबा गठबंधन है। अभी क्या है अजूबा गठबंधन?
कि जिस तरह से जिला परिषद के चुनाव में कहीं का समर्थन कहीं मिला और एक नया समीकरण बना, हो सकता है नहीं, अब तो लगता है कि ऐसा शायद विधान परिषद चुनाव में भी हो गया है। इस ऐसा कहने के पीछे मेरी दो वजह है। एक तो ये कि जो यहाँ के निवर्तमान एमएलसी थे है, मतलब अब तो चुनाव हो गया है, कल 2 दिन में रिजल्ट आएगा, बबलू गुप्ता जी, इनसे लगभग 2-3 महीने पहले बातचीत हम लोग की हुई थी। एक गौशाला है यहाँ पे हेनरी बाजार के आसपास, वहीं पर गाय गौशाला को लेकर के बातचीत हुई थी। तो मैंने कोशिश की थी कि थोड़ी राजनीतिक बातचीत इनसे हो, हालांकि उन्होंने खुलकर बात नहीं की, लेकिन जो बातें राजनीतिक रूप से उस वक्त थी बाजार में, तो ये लग रहा था कि शायद उनको टिकट इस बार न मिले। हाँ, बाजार में ये हवा थी बिल्कुल। लेकिन अच्छा, धीरे धीरे ये क्लियर हो रहा था, कई नाम भी आ गए थे सामने कि इस बार भाजपा की तरफ से ये मिस्टर ए मिस्टर बी है जो प्रमुख दावेदार है। वहीं ये भी बात आ रही थी कि पितामह कहीं ना कहीं उनका बर्दाश्त हासिल नहीं हो रहा। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि चलता है राजनीति में, इस तरह की शब्दावलियाँ चलती है, चाणक्य विष्णु पितामह क्या क्या, हो सकता है कि ऐसा हो। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि गुटबाजी तो हर जगह है, होती है। ये अवश्यंभावी है कि हर राजनीतिक दल में 2, 3, 4, 5 गुट होता ही होता है, भले ऊपरी तौर पर न दिखे। भाजपा में इस वक्त चंपारण की राजनीति में, और चंपारण के ही बहाने मुझे लगता है बिहार में 2 गुट बन चुका है। एक जिसका नेतृत्व संजय जायसवाल जो अभी अध्यक्ष है वो कर रहे हैं, और दूसरा वो गुट जिसका नेतृत्व आपके शब्दों में भीष्म पितामह कर रहे हैं। तो ये लग रहा था कि बबलू गुप्ता जी को इस बार टिकट शायद न मिले, लेकिन दूसरी तरफ वो भी कॉन्फिडेंट थे कि नहीं मिलेगा ही। और मैं आपको बताऊं कि एक राष्ट्रीय अखबार की खबर थी कि जिस वक्त टिकट का अनाउंसमेंट हो रहा था, संजय जायसवाल जी टिकट फाइनल कर रहे थे, उस मीटिंग से भाजपा के बहुत बड़े नेता वॉकआउट कर गए, बाहर चले गए। तो मेरा जो डाउट था, जो मेरी अपनी एनालिसिस थी, वो थोड़ी और पुख्ता हुई, थोड़ी और मजबूत हुई कि नहीं, गुटबाजी भी है, और ये भी है कि बबलू गुप्ता को इस बार टिकट नहीं मिलना था। लेकिन वो जो गुट है भाई, अब गुट में एक गुट भारी पड़ा दूसरे पे, होता है जैसे एक चुनाव में एक गुट भारी पड़ा तो दूसरा गुट हारा, इस चुनाव में एक गुट भारी पड़ा तो वो टिकट लेके चला गया। बिल्कुल। तो ये तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन अब गुटबाजी तो गुटबाजी है, वो हमेशा चलती रहेगी, चुनाव होने तक चलेगी, मतलब कि अंतिम वोट पड़ जाए तब तक वो गुटबाजी चलेगी। अब देखिए, अब जो आपका सवाल था, मूल सवाल, ये तो हम लोगों ने बैकग्राउंडर की बात कर ली कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब यह कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन्होंने बड़ा कमाल का काम किया है। उन्होंने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया, जिसकी संभावना कुछ दिन पहले तक नहीं नजर आ रही थी। अब जाप के, वीआईपी के, प्लुरल्स पार्टी के, ऐसे दलों के सपोर्ट लेके आप ग्राउंड पर कुछ चेंज ला देंगे राजनीतिक चुनावी, तो मुझे लगता है ये गलतफहमी है। लेकिन उन्होंने कर दिया, जिसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही, कांग्रेस के एक नेता की बड़ी भूमिका मुझे लगता है कि रही है। तो उसका कारण कुछ व्यक्तिगत भी था, ऐसी बातें आ रही हैं सामने, व्यक्तिगत हो या जो भी हो, लेकिन उसका असर तो दलगत पड़ेगा ही पड़ेगा, चुनाव पर पड़ेगा। उसका सीधे रामबाबू यादव जी, वो सीधा देखने वाली चीज थी, जो कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए, जबकि उनका ये कहना था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्हें ये कहा था कि जहां कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है वहां महागठबंधन के प्रत्याशी को मदद करनी है, और उसी संदर्भ में वो बबलू देव की मदद कर रहे थे। लेकिन उसी मामले को लेकर मतलब निष्कासित कर दिया गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब मदन मोहन झा से बात हुई और मैंने पूछा था ये कि आप कह रहे हैं कि 16-17 जगह हमने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं उतारे, तो उनका यही था कहना कि आइडियोलॉजिकली जो समान विचारधारा के लोग हैं, जहाँ हमें अच्छे कैंडिडेट नहीं मिले वहाँ हमने उनको
सपोर्ट किया। हालांकि मुझे लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। ये आइडियोलॉजी राजनीति में तो ये कोई माने रखता नहीं है। ये जो फिर वही शब्द अजूबा गठबंधन इस चंपारण में इस वक्त वो चल रहा है। इसका नुकसान किसको होगा ये इस वक्त तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, भीष्म पितामह और चाणक्य जैसे जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब बबलू गुप्ता टिकट लेकर तो चले गए, लेकिन अब गुटबाजी और राजनीति तो चलती रहेगी। जो लगता है कि कल चुनाव होते होते हुआ है। अब देखिए, राजनीति और गुटबाजी की बात कर रहे हैं। एक क्षेत्र में, ढाका क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, एक भाजपा के नेता पर बाजार में जो बातें छन के आ रही हैं कि एक भाजपा के नेता ने एक दूसरे भाजपा के नेता के विरोध में जो वोट था उसको डाइवर्ट कर दिया दूसरी ओर। अब ये बड़ी बात है। अब ये बड़ी बात है। अब आप सोचिए कि उस स्थिति में जो समीकरण की बात होती है, राजनीति में क्या होता है, समीकरण, जातीय समीकरण, धर्म पे, क्षेत्र पे, इन्हीं चीजों पे होता है। ये समीकरण कहाँ गया? ये समीकरण, और उस समीकरण पर अगर हम आकलन करते हैं, ये समीकरण गुटबाजी की भेंट चढ़ गई। लेकिन इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि वो हार रहे हैं या वो जीत रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो तीसरा एंगल था, अजूबा गठबंधन था, वो जरूर थोड़ा बहुत कामयाब हुआ है। मतलब उसने थोड़ा असर दिखाया है, जिसको लेकर के कल शाम से ही मीडिया में ये खबरें आने लगी हैं कि बबलू गुप्ता भीतराघात के शिकार हो गए हैं। अब ये कहना मुझे लगता है गलत है, अभी इस वक्त नहीं कहना चाहिए जब तक चुनाव परिणाम नहीं है, लेकिन एक संकेत मिलता है। नहीं, उसमें एक और चीज है। कल चुनाव हो रहा था, उसी संदर्भ में जब हम लोग घूम रहे थे तो एक चकिया के पत्रकार मित्र है, सॉरी पत्रकार नहीं, वकील है, उन्होंने कहा कि राकेश भाई, हमसे कुछ काम कराने आया था एक वार्ड सदस्य जो अनपढ़ है। अब आप सोचिए, अच्छा, अनपढ़ है। उसने कहा कि हमको अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया है, किसी पार्टी से संपर्क करा के हमको भी 10-20 हज़ार रुपया दिलवा दीजिए। वो वार्ड सदस्य था। तो इन्होंने कहा कि मैं फलाने व्यक्ति को, एक व्यक्ति का नाम इन्होंने लिया, कह दूं, तो लेकिन नहीं उनको मत कहिए। क्यों भाई? तो उनसे बात हो गई है, मतलब उनसे हमने कुछ ले लिया है। तब उन्होंने कहा, दूसरे का नाम लिया तो कहा कि नहीं, उनसे हमने एक कार्ड ले लिया है, वो भी हो गया। तो बोले कि तब फिर काहे कह रहे हो, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट? तो दोनों आदमी को सर्टिफिकेट दिए। तो हुआ कि भाई तब दोनों को दे दिए, दो लोगों को कैसे दिए, और फिर तीसरे की बात कर रहे हो, तो ये कैसे होगा? कहा कि ना, सबके स्कैनिंग करा ले रनिया। तो आप सोचिए कि एक अनपढ़ व्यक्ति जो वार्ड सदस्य है, उसने भी विज्ञान का कितना बेहतरीन प्रयोग किया कि स्कैन कराकर और सब कोई को ओरिजिनल के नाम पे डुप्लीकेट दिया है। अब ये सोचिए कि उस व्यक्ति के मत को हम अगर समीकरण के हिसाब से जोड़ते हैं तो वहां तो मेरा आकलन गलत होना ही होना है। बिल्कुल गलत होना है। क्योंकि वहां वही है कि ना पार्टी, ना नीति, और ना केहू के चली आंधी, आ ओकरे के वोट देम जे हमरा के दर्शन कराई गांधी। देखिए, ठीक बात है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी कोई डिसीजन या निर्णायक बात नहीं कहना चाहता कि ये हार गए या ये जीत गए, लेकिन जो घटनाएं होती है राजनीतिक, उससे संकेत कुछ निकलता है और उसको हम लोग एनालाइज करने का काम करते हैं। कई बार वो गलत होता है, कई बार सही हो जाता है। ये कोई दावा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है, लेकिन ये बात तय है कि छोटी छोटी घटनाएं जो घटी है, जो गठबंधन के नाम पर जो कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में, 1-2 महीने में, उससे एक चीज़ ये है, मैं फिर ये नहीं जा रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर भाजपा के कैंडिडेट हारते हैं बबलू गुप्ता जी, तो यह भाजपा के लिए, भाजपा के राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से उसके लिए ठीक नहीं होगा। वो जो गुटबाजी अभी अंदर है, मान के चला जा सकता है तब कि वो भीतरघात के शिकार हुए हैं। बिल्कुल, तब आप कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। और अब जैसे राजद की बात, और वो भीतरघात फिर उसके बाद सत्ता पर उभर कर आएगी, अगर भी कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। अब महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस ने खुल कर विरोध किया,
खुल कर किया। हाँ लेकिन यहाँ खुल के कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक तो नहीं है, लेकिन एक शर्त है कि अगर वो हारते हैं, जीत गए तब तो सब ठीक ठीक ठाक रहेगा। है। वो जो मजबूत गुट है थोड़ा और मजबूत होगा, जो गुट थोड़ा कमजोर हो रहा है वो धीरे धीरे कमजोर होता हुआ निकल जाएगा, एक मतलब इरेलीवेंट, अप्रासंगिक हो जाएगा। लेकिन अगर वो हारते हैं तो ये जो अंदर की कलह, अंदर की राजनीति, अंदर का जो जोड़ तोड़ होता है राजनीति में, वो सतह पर आएगा, और अब सतह पर आएगा तो भाजपा के लिए हानिकारक होगा। हानिकारक है। बिल्कुल। तो यही कैलकुलेशन है। बाकी आज 5 तारीख है, 2 दिन और है, परसों परिणाम आ ही रहा है। कुछ चैनलों ने जो है कल से ही मतलब रिजल्ट दे दिया है, भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, वो रिजल्ट उन लोगों ने दे दिया है कि ये भीतराघात के शिकार हो गए, ये जीत गए, वो हरा रहे हैं, ये जिता रहे हैं। ये काम हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों ने जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 1 महीना में देखा है, उसके आधार पर ये बात कह सकते हैं जो इस वक्त हम लोग कह रहे हैं। मतलब चुनाव के पहले से जो राजनीतिक बिसात बिछ रहे थे उसकी जानकारी हमने आपको दी। आज उसके क्या हुआ, मायने क्या है, मायने क्या है। अब जिस तरह हम इसको जांच रहे हैं, आप भी परखिए कि जीतेगा कौन। 2 दिन का मामला है, 2 दिन के बाद स्थितियां सामने होंगी। मतलब इसमें जीतेगा कोई भी, हारेंगे बहुत लोग। हारेंगे बहुत लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।